Welcome to my YouTube channel Biology Concepts with Ranji. Now we are going to study about the plasma membrane or cell membrane. Plasma membrane also called as cell membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के चारों तरफ की वह संरचना है जो सेल के इनर कंपार्टमेंट्स को सराउंड करती है. This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials and in and out of the cell. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल के अंदर और बाहर कुछ सबस्टेंसेस को आने जाने देती है. इट आल्सो प्रिवेंट सम मूवमेंट्स ऑफ अदर मटेरियल्स. यह कुछ पदार्थों की या कुछ मटेरियल्स के मूवमेंट्स को रोकती है. दैट्स वाई द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सम सबस्टेंसेस like carbon dioxide, oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. कुछ पदार्थ ऐसे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन. डिफ्यूजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सब्सटेंस होते हैं, गैसेस होते हैं, वो अधिक कंसंट्रेशन से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वो गति करते हैं. दैट्स वाई ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन क्रॉसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन द सेल. फॉर एग्जाम्पल, कुछ इसी प्रकार की घटना होती है जिससे जैसे सम सबस्टांसेस लाइक CO2 which is the cellular waste and requires to be excreted out by the cell in the process of respiration. जैसा कि श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर, सेल के बाहर और बॉडी के बाहर उसको एक्सक्रीट करना होता है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हम श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. Something similar to this happens in cell when, for example, some substances like CO2 which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell accumulates in higher concentration inside the cell. सेल में इसकी concentration ज़्यादा हो जाती है. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to the inside the cell. कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत कम होता है. एज सुन एज देर इज ए डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल इज ग्रेडियंट फॉर्म्स. CO2 मूव्स आउट फ्रॉम द सेल. CO2 सेल से बाहर आता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स टू द सेल. सेम इसी तरह ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी पार्ट्स के सेल में इंटर करता है इन्वायरमेंट से, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है और हमारी जो लंग्स हैं, उसकी जो एल्वेलाई हैं और उसकी जो सेल्स होती हैं वहाँ पर कंसंट्रेशन उसका कम होता है, जिस कारण से ऑक्सीजन जो है अधिक सांद्रता बाहर ज़्यादा होती है और हमारे बॉडी सेल्स में जब हम सांस लेते हैं तो अंदर चला जाता है. सिमिलरली ऑक्सीजन enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration oxygen inside the cell decreases. Thus diffusion play an important role in gaseous exchange between the cell as well as its external environment. Diffusion is the process which mostly help in the gaseous exchange. Water also obey the law of diffusion. जल का जो है जल भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है डिफ्यूजन के नियम से. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सच सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. Diffusion is also a process of osmosis, but here the presence of semi-permeable membrane is necessary. In the process of osmosis, semi-permeable membrane is necessary. Now we are going to study about the
osmosis. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Osmosis depends upon the solution, how many substances are dissolved in the water. Thus, the osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane toward a higher solute concentration. One of the following three things could happen in the solution when we placed a cell. First, if the medium of surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, यदि सेल के चारों तरफ सॉल्यूशन में जल की सांद्रता अधिक होती है तो दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, बाहर का सोल्यूशन में पानी जल ज़्यादा होता है, भरा होता है, देन द सेल विल गेन वाटर, सेल गेन वाटर एंड by the process of osmosis, and such solution, this type of solution or such solution is known as hypotonic solution. Here the water molecules are free pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell and than the leave. The net overall result is the water enters in the cell and the cell likely to be swell up. हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर मालिक्यूल सोल्यूशन टू सेल एंट्री करते हैं, दैट्स वाई सेल जो होती है वो फूल जाती है, स्वेल अप हो जाती है. सेकंड पॉइंट, इफ द मीडियम है एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, जितना सेल का कंसंट्रेशन, जितना सेल में वाटर की कंसंट्रेशन होता है अगर उतना ही सोल्यूशन में भी वाटर का कंसंट्रेशन होता है तो देन द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज द जीरो. देन देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सच सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक सोल्यूशन वे वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट ऑफ गोइंग इन द सेम एज गोइंग आउट. जितना जल के मालिक्यूल्स सेल के अंदर जाते हैं उतना ही जल के मालिक्यूल्स, वाटर मालिक्यूल्स, जल के कण उतना ही जो है सोल्यूशन में आते हैं. नाउ नेक्स्ट, इफ द मीडियम, थर्ड पॉइंट, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, जो सोल्यूशन है अगर उसमें सेल की अपेक्षा जल के जो है कंसंट्रेशन कम होता है, देन तब जो है वाटर मालिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम सेल टू द सोल्यूशन. दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोन. इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इज द वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, द सेल विल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस. सच सोल्यूशन इज नोन एज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन. अगेन, water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enters it. Therefore, the cell will shrink through a selectively permeable membrane. Now, let's try to following activity. Next. Now, next. In some unicellular freshwater organism, most of the plant cell gains water through the osmosis. जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं वो ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस. जो पौधों की जड़ें होती हैं वो ऑस्मोसिस के द्वारा जल को ग्रहण करती हैं. दस द डिफ्यूजन इज ए इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल. इन एडिशन टू थ्रू द ऑस्मोसिस plants gain nutrients present in the water. The plasma membrane is flexible. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फ्लेक्सिबल होती है एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स, लिपिड एंड प्रोटीन्स. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है. हाउएवर वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स द cell to engulf in food other materials from its external environment. जो
सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कुछ ऑर्गेनिज्म में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा फूड को इंगल्फ करते हैं, जैसे अमीबा इंडोसाइटोसिस करता है और उस इंडोसाइटोसिस के द्वारा वो फूड को अपने अंदर इंगल्फ करता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल वॉल। Cell wall generally present in the bacteria, plants, and fungi. Plant cells, in addition to the plasma membrane, have the another rigid undercovering called the cell wall. The cell wall lies outside. Plant cell is mainly composed of cellulose. प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। जो सेलुलोज होती है ये जो है पौधे की कोशिकाओं को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है। व्हेन ए लिविंग plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. जब कोई प्लांट सेल वाटर को लॉस करती है तो उस प्लांट सेल श्रिंक हो जाती है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इस घटना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। नाउ नेक्स्ट, if cell wall permits the cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria with sustain very dilute hypotonic external environment media without bursting। जो सेल वाल होती है वो फंजाई को, बैक्टीरिया को किसी भी इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक सोल्यूशन में भी इसके जो है जो सेल होती है श्रिंक होके ब्रस्ट होने नहीं देती है। सेल वाल मजबूती प्रदान करती है। Now next, the cell swells building up pressure against the cell wall. This pressure is known as wall pressure. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. Now we are going to study about the nucleus. Remember the temporary if हम न्यूक्लियस को पढ़ने के लिए देखने के लिए ओनियन का पिल लेते हैं, उस ओनियन के पिल को हम ओनियन के पिल पर आयोडीन सोल्यूशन को रखते हैं और फिर उसके बाद हम स्टेनिंग करने के बाद अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो सेल के कंपोजिशन होते हैं वो डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स गेट कलर डिफरेंशियली। जो सेल होते हैं सेल के डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं वो अपना अलग अलग रंग प्रोवाइड करते हैं। सम पार्ट ऑफ सेल आर द डार्कर देन अदर रीजन। कुछ सेल के कुछ रीजन जो है अधिक डार्क होते हैं और कुछ लाइटर होते हैं। ए पार्ट ऑफ आयोडीन सोल्यूशन कोड सफ्रेनिन आल्सो आयोडीन सोल्यूशन के स्थान पर हम सफ्रेनिन सोल्यूशन को और यार मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन को यूज कर सकते हैं। द न्यूक्लियस इज द डबल लेयर्ड कवरिंग प्रेजेंट इन द मिडिल। जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका के मध्य में प्रेजेंट होता है और वो दो लेयर से ढका होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर होते हैं जो सबस्टेंसेस को इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस को आने जाने में सहायता करते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम उपस्थित होता है जो माइक्रोस्कोप से देखने पर रॉड शेप के जैसे दिखाई देते हैं। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट द डिवाइड। जब क्रोमोसोम तभी दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजित हो रही होती है। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ओनली द क्रोमोसोम इज विजिबल एट द टाइम ऑफ ओनली डिवीजन। जब कोशिका विभाजित हो रही होती है तभी गुणसूत्र दिखाई देते हैं, तभी क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस कैरेक्टर। जो क्रोमोसोम होते हैं उनके पास अनुवांशिक लक्षण होते हैं जो पेरेंट्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो
इनहेरिटेट होते रहते हैं, वंशागति होते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर द कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि डीएनए जो होता है वो धागे के जैसे संरचनाएं होती हैं, ये प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स में लपेटा होता है, और जब ये कंडेंस फॉर्म होते हैं तो क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। Chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecules contain the information necessary for the constructing and organizing the cell. Functional segments of DNA are called gene. The segments of DNA are called a gene, or the functional segments of DNA is called a gene. In a cell which is not dividing, the DNA is present as part of chromatin material. जब सेल विभाजित नहीं हो रही होती है तब उस समय जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में उपस्थित रहता है, तब वो जो है क्रोमेटिन के फॉर्म में उपस्थित रहता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेग्रल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमेटिन होते हैं ये धागे की जैसी संरचनाएं होती हैं जो आपस में लपेटे हुए होती हैं। व्हेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने होती है तो क्रोमेटिन जो होती हैं ये कंडेंस हो जाती हैं और क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। जब सेल डिवाइड होती है तो ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस का जो मेन रोल है जब सेल को रिप्रोड्यूस करना होता है तो न्यूक्लियर डिवीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तब न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच a single cell divides and forms two new cells। इस विभाजन की प्रक्रिया में जो एक सेल होती है वो डिवाइड होकर दो सेल का निर्माण करती है। It also play a crucial part along with the environment, determining the way the cell will develop and what will form it। जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके डीएनए के कंटेंट में, जो डीएनए कंटेंट होते हैं उसमें कुछ जीन होते हैं जो उसको किस सेल को बनाना है वो उसमें जीन प्रेजेंट होते हैं। बाय द मेच्योरिटी, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड रहता है, अविकसित रहता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, जिस कारण से इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोलस बोला जाता है, न्यूक्लियोलस कहते हैं। सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। आर कॉल्ड प्रो मीन्स प्रिमिटिव और पुरानी सेल्स होती है, कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। ऐसे जीव जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती, जिनके न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ढके होते हैं या घिरे होते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियर रीजन जो होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर रीजन जो होता है अनडेवलप्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन डेवलप्ड होता है, डिफाइंड होता है, इसलिए इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी difference size generally in prokaryotic cell 1 to 10 micrometer, 1 micrometer is equal to 10 to power minus 6 meter। in eukaryotic cells size generally large 5 to 100 micrometer। nuclear region
In prokaryotic cells, nuclear region is undefined and undeveloped, known as nucleoid. In eukaryotic cells, nuclear region is well defined and surrounded by the nuclear membrane. In prokaryotic cells, chromosome is present in the single. In eukaryotic cells, chromosome present in the more than one cell. In prokaryotic cells, membrane-bound cell organelles are absent, such as Golgi body, mitochondria, lysosome. These are absent in prokaryotic cells. While in eukaryotic cells, all the membrane-bound cell organelles are present. In the next video, we will discuss about the cell organelles.